जिसके पास अपना एक ग्रह तक नहीं है, वो शुयाओं के प्यार के लायक कैसे हो सकता है। याद रखना, आज मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। ये शब्द मेरे कान में पिघले हुए लोहे की तरह चुभ रहे थे। मेरा नाम लिन शेन है। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूँ जिसका कोई घर नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ, जैसे मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कोई प्लेनेट लॉर्ड बनना चाहता है। यहाँ हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक ग्रह हो, लेकिन मेरी कहानी अलग थी। मेरा अपना ही ग्रह मुझे नफरत की नजरों से देखता था। वो मुझे अपने करीब आने तक नहीं देता था। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैं उस ग्रह पर गया तो मेरी मौत पक्की है। इसी डर से मैंने प्लेनेट लॉर्ड बनने का मौका छोड़ दिया। पर इस बेरहम दुनिया में जिसके पास अपना कोई ग्रह नहीं होता, उसे लोग कीड़े कोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा मन अंदर से चीख रहा था कि मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन तभी मुझे अपने आसपास लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई कह रहा था कि लिन शेन की किस्मत कितनी घटिया है। उसे जो ग्रह मिला उसकी ताकत बहुत कम है और वो अपने मालिक को ही मार देना चाहता है। लोग कह रहे थे कि अगर मैं किसी तरह जिंदा बच भी गया तो भी मेरा भविष्य अंधेरे में ही रहेगा, क्योंकि उस ग्रह में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नींद पर पड़ा हुआ था और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले ही सेकंड जब मेरी आंखें खुली तो मैं दंग रह गया। मैं वापस उसी दिन में पहुंच गया था जहां से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा कि क्या किस्मत मुझे फिर से वही दर्द और वही बेइज्जती झेलने पर मजबूर कर रही है। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। एक ठंडी और मशीनी आवाज गूंजी। उस आवाज ने मुझसे कहा कि मेरी मौत ने एक नए रास्ते को खोल दिया है। मुझे तभी समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे सामने अनडेड सिस्टम चालू हो चुका था। अब खेल बदलने वाला था। अगर इस दुनिया के जिंदा लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे कोई परवाह नहीं। अब मैं मुर्दों का साथ दूंगा। चारों तरफ मौत की ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे तभी समझ आया कि मेरे पास हमेशा से एक सिस्टम था, बस उसे चालू होने के लिए मेरी मौत की जरूरत थी। अब मैं वो कमजोर और बेबस इंसान बनकर नहीं रहूंगा जिसे हर कोई कीड़े कोड़े की तरह कुचल देता था। तभी मेरे सामने मेरे शिक्षक आए। उनके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि लिन शेन, तुम्हारा ये ग्रह तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। इसे संभालना नामुमकिन है। उन्होंने सलाह दी कि मैं इसे किसी बड़ी कंपनी को बेच दूं, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे लगा कि इस मतलबी दुनिया में अगर अपनी पहचान बनानी है तो मुझे प्लेनेट लॉर्ड बनना ही होगा। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। शिक्षक ने फिर मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई असिस्ट डिवाइस या मदद के लिए कोई मशीन है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर फिर मुझे अपने माता पिता की याद आ गई जो बरसों पहले सितारों की जंग में मारे गए थे। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि मैं किसी अमीर खानदान का लड़का नहीं हूँ जो महंगी मशीनें खरीद सके। मैंने ठान लिया था कि अब चाहे मौत मिले या जिंदगी, ये रास्ता मेरा अपना होगा। अगले ही सेकंड मैं उस रहस्यमयी ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, ब्रह्मांड की आवाज मेरे कानों में गूंजी। ये ग्रह बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये मुझे अपना मालिक मानने को तैयार नहीं था। ये मुझसे नफरत कर रहा था। मैंने इस ग्रह का नाम रखा डेडली स्टोन। मुझे पता था कि भले ही मैं यहाँ का मालिक बन गया हूँ, लेकिन यहाँ रहने वाले जीवों को हराना बहुत मुश्किल होगा। ये ग्रह जितना ज्यादा मेरा विरोध करेगा, यहाँ के जीव उतने ही ज्यादा खतरनाक और हिंसक हो जाएंगे। तभी मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। मैंने गहरी सांस ली और अपने सिस्टम को पुकारा। अब मेरी जीत या मेरी हार, सब कुछ इस सिस्टम के हाथ में था। अब सब कुछ सिस्टम के हाथ में था। तभी एक ठंडी और मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मुबारक हो, आपने अपना ग्रह हासिल कर लिया है। सिस्टम ने मुझे एक खास तोहफा दिया जिसमें 3 तरह की खतरनाक सेनाओं के विकल्प थे। मुझे अच्छी तरह पता था कि एक आम इंसान को अपनी दुनिया बसाने के लिए बहुत हुनर और किस्मत की जरूरत होती है, जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने सोचा कि देखते हैं ये सिस्टम मुझे क्या शक्ति देता है। मेरे सामने 3 नाम आए, जहरीले शैतान, कब्जा करने वाली रूहें और बायोकेमिकल स्केलेटन यानी हड्डियों के जहरीले ढांचे। इन तीनों की ताकत देखकर एक पल के लिए मेरी सांस तक अटक गई। ये बहुत ही खौफनाक थे। सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी कि मैं खतरे में हूँ और मुझे जल्दी फैसला लेना होगा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, इसलिए मैंने बिना देर किए बायोकेमिकल स्केलेटन को चुन लिया। ये सेना सबसे अलग थी। ये मुर्दे थे जिन्हें न तो कभी थकान होती थी और न ही कोई दर्द महसूस होता था। अगर लड़ाई में इनके टुकड़े टुकड़े भी हो जाते तो ये अगले ही सेकंड फिर से जुड़कर खड़े हो सकते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दुश्मनों को मारकर उन्हें भी अपनी ही सेना में बदल सकते थे। यानी जंग जितनी लंबी चलती, मेरी सेना उतनी ही बड़ी होती जाती। मैंने पूरे जोश में चिल्लाकर हुक्म दिया, जा, और जो भी मेरे रास्ते में आए
उसे खत्म कर दो। उन्हें तेजी से हमला करते देख मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मुर्दों की फौज का मालिक होना कितना ताकतवर एहसास है। अब इस बागी ग्रह को मेरी बात माननी ही होगी। तभी मैंने अपनी कलाई पर बंधी फेडरल वॉच को देखा। ये एक खास घड़ी थी जिससे मैं अपने ग्रह की हर छोटी बड़ी जानकारी देख सकता था। मुझे तभी समझ आया कि अब असली खेल शुरू हुआ है। फेडरल वॉच की स्क्रीन चमकी ही थी कि मेरे सामने मेरे ग्रह की पूरी लाइनें खुलने लगी। वहाँ लिखा था मेरे स्टार लॉर्ड का नाम, मेरे ग्रह की सीरीज और ये इलाका कहाँ आता है। उत्तेजना तो थी, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन ने जो बात बताई वो मेरे दिमाग में चुभ गई। मेरी सांस तक अटक गई। सिस्टम ने मुझे दिखाया कि मेरे ग्रह की कुल रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है। दुश्मनों को जीतने की ताकत का लेवल भी औसत से बस थोड़ा सा बेहतर। मतलब सब बोल रहे थे कि अभी ये ग्रह खास नहीं है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। मैं सोचने लगा अगर मेरा ग्रह कमजोर है तो मेरी पूरी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी। लेकिन तभी सिस्टम ने दूसरी बात भी जोड़ दी। उसने कहा कि मेरे जैव केमिकल स्केलेटन और मेरी बनाई हुई सभ्यता जल्दी ही सब बदल देगी। वो साफ संकेत दे रहा था कि आगे जाकर लोग समझेंगे कि ये ग्रह कम नहीं था, बस अभी सही समय नहीं आया था। इतने में एक और नोट मेरे सामने आया। सिस्टम ने मुझे बधाई दी कि मैं अब औपचारिक रूप से स्टार लॉर्ड बन चुका हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं मेन वर्ल्ड के लिए संसाधन इकट्ठा करूँ और बदले में कॉस्मिक कॉइन मिलेंगे। मैंने वॉच पर ही पूछा, ये कॉस्मिक कॉइन आखिर काम किस लिए आते हैं? सिस्टम ने बताया कि स्टार लॉर्ड्स के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। इन कॉइन्स से जीन वाली दवाइयाँ मिलती हैं और ग्रह का लेवल बढ़ाने वाले मजबूत उपकरण भी। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, इस बार मैं असल में इन कॉइन्स को अपने सिस्टम में चार्ज करूंगा। सिस्टम की बात सुनकर मुझे तभी समझ आया कि मैं ये सब सिर्फ सभ्यता बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं इस सिस्टम को पावर देने के लिए संसाधन इकट्ठा करूंगा। उसने साफ कहा कि कॉस्मिक कॉइन खर्च करने का मतलब है सिस्टम का चार्ज बढ़ाना। लेकिन फिर एक नई चिंता ने सिर उठाया। मैंने वॉच पर झुककर पूछा, क्या मैं सच में ये सब संसाधन जुटा पाऊंगा? आखिर संसाधन तो वही होते हैं ना, खाना और खदानों की चीजें। मुझे लगा असली टेस्ट यही है। मैंने सिस्टम को ध्यान से सुना। मेरे ग्रह के जानवरों और दुश्मनों का क्या होता है? सिस्टम ने बताया कि मेरे जैव केमिकल स्केलेटन की वजह से ये सारे जीव सीधे कंकाल बन जाते हैं। अब सोचो बिना मांस के क्या मैं खाना बेच पाऊंगा? उसी पल सिस्टम ने मुझे रोक दिया। वो बोला कि मुझे चिंता नहीं करनी है। जैव केमिकल कंकाल से संक्रमित होने वाले जीवों का मांस मेरे भंडार में जमा हो जाता है। जब मुझे पता चला कि सिस्टम ने सारा मांस मेरे भंडार में सुरक्षित रखा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि ये सिस्टम तो सच में कमाल का है। मैंने बिना देर किए उन संसाधनों को बेचने का फैसला किया। मुझे पता चला कि हम जैसे नए प्लैनेट लॉर्ड्स के लिए एक खास ऑफर चल रहा था। शुरुआत में सामान बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब था कि खरीदार और मुझे दोनों को ही ज्यादा फायदा होने वाला था। जैसे ही मैंने उन जंगली जानवरों का मांस मार्केट में डाला, अगले ही सेकंड वहाँ हंगामा मच गया। लोग दंग रह गए कि कोई इतनी जल्दी शिकार करके संसाधन कैसे बेच सकता है। कोई मेरी सेना की ताकत के बारे में पूछ रहा था तो कोई मुझसे दोस्ती करने के लिए हाथ पैर मार रहा था। यहाँ तक कि एक ने तो अपने ग्रह के साथ रिश्ता जोड़ने तक की बात कह दी। लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी और मुझे समझ आया कि मेरा सारा सामान बिक चुका है। मैंने अपनी सारी कमाई यानी सारे कॉस्मिक कॉइन्स को तुरंत अपने सिस्टम को चार्ज करने में लगा दिया। मुझे लगा कि अपनी ताकत बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही सिस्टम चार्ज हुआ, मुझे एक ब्लू यानी एक नीला गिफ्ट पैक मिला। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला और सोचा कि काश इसमें से कोई बहुत कीमती चीज निकले। सिस्टम ने मुझे एक स्किल बुक दी जिससे मैं अपनी सेना का दिमाग यानी उनकी बुद्धि का लेवल एक दर्जा बढ़ा सकता था। पहले तो मुझे लगा कि इन हड्डियों के ढांचों को दिमाग की क्या जरूरत, ये तो सिर्फ लड़ना जानते हैं। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और मुझे समझ आया कि ये कोई साधारण तोहफा नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। अगर मेरी अमर सेना के पास खुद का दिमाग आ जाए तो वो और भी ज्यादा जानलेवा साबित होंगे। मैंने अपने सामने खड़े एक खौफनाक कंकाल की आंखों में देखा और उससे पूछा कि क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहा है। भले ही उनमें अभी इंसानों की तरह बोलने की शक्ति नहीं आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी हर बात समझ रहे थे। जब उन्होंने खुरखुर की आवाज निकालते हुए अपनी गर्दन हिलाई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरी ये योजना अब सच में कमाल करने वाली है। मांस बेचकर मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए थे, जिनसे मैंने तुरंत अपनी कंकाल सेना के लिए खुदाई के औजार यानी टूल्स खरीदे। अब वो खदानों से कीमती पत्थर निकालने के काम पर लग चुके थे। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये तो दुनिया के सबसे बेहतरीन मजदूर हैं। न इन्हें थकान होती है, न ये कभी रुकते हैं। मैंने सोचा कि उन्हें मेहनत के बदले कुछ इनाम दूं, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आया कि इन्हें खाने या आराम की तो जरूरत ही नहीं है। उन्हें बस मेरा खुश होना ही काफी था। ये देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे महसूस
महसूस हुआ कि भविष्य में चाहे मेरे पास कितनी ही बड़ी और ताकतवर फौज क्यों न आ जाए, ये पहले कंकाल हमेशा मेरे सबसे पसंदीदा रहेंगे। उसी पल मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक वीडियो कॉल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखते ही उस पल मेरी सांस तक अटक गई। वो शू याओ थी, मेरी बचपन की दोस्त और मेरी प्रेमिका। पिछले जन्म की यादें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। जब दुनिया ने मुझे बेकार समझकर छोड़ दिया था, तब भी शू याओ ने मेरा साथ निभाया था। वो अपने हिस्से के संसाधन मुझे दे देती थी ताकि मैं हार न मानूं। उस दुश्मन झाओ ने मुझे सिर्फ इसलिए मारा था ताकि वो शू याओ को मुझसे छीन सके। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में मैं किसी को भी अपनी और शू याओ की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, शू याओ का चेहरा सामने आया। उसके चेहरे से साफ था कि वो मेरे लिए बहुत परेशान थी। उसने घबराकर कहा कि उसे मेरी बहुत याद आ रही है और उसे डर था कि मेरा ग्रह खतरनाक होने की वजह से मुझे कुछ हो न गया हो। मैंने उसे प्यार से समझाया कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शू याओ से बड़े गर्व के साथ कहा कि भले ही ये पागल ग्रह मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन मैं भी इसे तब तक पीटूंगा जब तक ये मेरी गुलामी स्वीकार न कर ले। मेरी हिम्मत देखकर उसने मुझे अजय कहा। तभी शू याओ ने मुझसे एक पहेली पूछी। उसने कहा कि लिन शेन, अंदाजा लगाओ कि मेरे ग्रह पर कौन सी सभ्यता पैदा हुई है। मुझे तो सब पहले से ही मालूम था, क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि शायद वहाँ जादुई शक्तियों वाले लोग यानी कल्टीवेशन वाली सभ्यता है। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई। उसे लगा कि मैंने इतनी मुश्किल बात एक बार में कैसे बता दी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने मुझसे मेरी सभ्यता दिखाने की जिद शुरू कर दी। मैंने अपने पास खड़े कुछ हड्डियों वाले सिपाहियों को आवाज दी। मैंने उन्हें हुक्म दिया, सावधान, विश्राम, और फिर खड़े होने का आदेश दिया। वो बिल्कुल एक सधे हुए फौजी की तरह मेरी हर बात मान रहे थे। शू याओ उन्हें देखकर थोड़ा उदास हो गई। उसने मुझसे कहा कि लिन शेन, ये बेचारे तो बोल भी नहीं सकते, दिन भर इनके साथ रहते हुए तुम कितने अकेले हो जाते होगे। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने उसे बताया कि ये सिर्फ हड्डियां नहीं, मेरी सबसे वफादार फौज है। लेकिन उसी पल उन कंकालों में से एक ने अजीब सी कक्की आवाज निकाली। शू याओ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बुद्धि वाला सिस्टम होने की वजह से मुझे तभी समझ आया कि वो क्या कह रहा था। कंकाल ने मुझे खबर दी कि खदान में खुदाई के दौरान उनका सामना वहाँ के असली रहने वाले आदिवासियों से हो गया है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। उन आदिवासियों ने शायद मेरी सेना को ललकारा था। मैंने तुरंत अपनी पूरी फौज को तैयार होने का आदेश दिया। अब वक्त आ गया था ये देखने का कि इस ग्रह पर मेरे सिवा और कौन रहता है। मैं अपनी फौज के सबसे आगे खड़ा था और सामने का नजारा देखकर मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा। आदिवासी लोग बहुत जोर से लड़ रहे थे और उन्होंने मेरे एक कंकाल सिपाही को धक्का देकर बिखेर दिया था। मुझे गुस्सा आया, पर साथ ही मुझे यह भी समझ आ गया कि ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तभी मेरे फोन की स्क्रीन पर शू याओ का चेहरा दिखा। वो वीडियो कॉल पर थी और उसकी आवाज में साफ चिंता झलक रही थी। उसने घबराकर मुझसे कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं। मैंने बस मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो अपने चमकते, बड़े और ताकतवर हथियारों से सीधा दुश्मन के सिर पर वार करें। मेरे सिपाही एक साथ आगे बढ़े और उनके हथियार हवा में चमकने लगे। लेकिन उसी पल पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने घबराकर चिल्लाया। वो शायद उस आदिवासी समूह का बड़ा बूढ़ा था। उसने कहा कि ये अजीब चीजें बहुत सख्त हैं और उनके चमकते पत्थर इन पर कोई असर नहीं कर पा रहे। उसने अपने लोगों को जल्दी से पवित्र गुफा की तरफ भेजा, ये कहते हुए कि सिर्फ वहाँ का हथियार ही इन राक्षसों को हरा सकता है। इतने में एक आदिवासी योद्धा तलवार लेकर आगे आया और गुस्से में चिल्लाया कि हम चोर हैं और अब मरने के लिए तैयार हो जाएं। मेरा एक कंकाल सिपाही आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला कि मरने की बारी अब उसकी है। उसने बताया कि हमने पहाड़ों की आग से इस धातु को गलाकर ये हथियार बनाया है और यही हथियार अब बिना रुके, बिना हारे दुश्मन को खत्म करने वाला है। अगले ही सेकंड मेरी सेना ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। आदिवासी योद्धा एक के बाद एक पीछे हटने लगे। उसी वक्त शू याओ ने फिर से मुझसे कुछ पूछा। उसने कहा कि उसे कंकालों की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे उस वक्त उसकी उलझन साफ नजर आई, पर मेरा ध्यान अभी लड़ाई पर था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस बूढ़े बुजुर्ग के सामने खड़ा हो गया। मैंने शांत आवाज में कहा कि उनका कबीला सच में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। वो एकजुट भी हैं और उन्होंने धातु निकालना भी सीख लिया है। मैंने आगे कहा कि अगर उन्हें कुछ दशकों का और समय मिलता तो शायद वो इस पूरे ग्रह पर राज कर सकते थे, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि अब उनके पास वो समय नहीं बचा। उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर मैं हूँ कौन। मैंने बिना झिझके जवाब दिया कि
मैं इस ग्रह का असली मालिक हूँ। मैंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस जगह के सारे खनिज और पत्थर इकट्ठे कर लिए जाएं और हमारी फौज को और बड़ा बनाया जाए। तभी मेरी नजर भीड़ में खड़े एक कंकाल सिपाही पर पड़ी। उसकी चाल और उसका अंदाज बाकी सबसे अलग था। मुझे लगा कि वो मेरी पूरी फौज में सबसे होशियार है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि आज से ये ताकत उसकी है। मैंने उसे कंकाल जनरल की उपाधि दी और उसका नाम रखा शियाओबो। शियाओबो ने अपना सिर झुकाया और मुझे तभी समझ आया कि मेरी फौज अब सिर्फ हड्डियों की भीड़ नहीं रही, बल्कि एक असली अनुशासित सेना बन चुकी है। सिस्टम की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी और हर बीतते पल के साथ मेरी ताकत बढ़ती जा रही थी। मुझे सूचना मिली कि मेरी कंकाल सेना ने न सिर्फ आदिवासियों को हरा दिया है, बल्कि उन्हें भी अब जिंदा मुर्दों की फौज में बदल दिया है। इतना ही नहीं, उस ग्रह के सबसे खतरनाक जानवर यानी विशाल जंगली बाघों को भी मेरी सेना ने अपने वश में कर लिया था। तभी मेरे सामने एक और बड़ी खबर आई। खदानों से लाखों टन खनिज और कीमती पत्थर अब मेरे कब्जे में थे। मुझे समझ आया कि मैंने इस पूरे ग्रह के 35% हिस्से पर अपना राज कायम कर लिया है। मुझे लगा कि भले ही लोग इस ग्रह को कमजोर समझते हों, लेकिन यहाँ संसाधनों और दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपना न्यूबी चैनल खोला ताकि देख सकूं कि बाकी लोगों का क्या हाल है। वहाँ तो जैसे हाहाकार मचा हुआ था। कोई रो रहा था कि जब वो सो रहा था तो आदिवासियों ने उस पर हमला कर दिया, तो कोई अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था। एक स्टार लॉर्ड तो इतना मजबूर था कि उसने कीमती पत्थरों और खनिजों के बदले करोड़ों रुपए देने का वादा कर दिया ताकि वो जल्दी से तरक्की कर सके और अपना बदला ले सके। इतने में चैनल पर मौजूद बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि अभी तो सबने शुरुआत ही की है, किसी के पास इतने संसाधन कहां से आएंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। ये पत्थर मेरे खुद के विकास के लिए उतने जरूरी नहीं थे, लेकिन जिन ग्रहों पर फैक्ट्रियां और मशीनें चलती हैं, उनके लिए ये सोने के बराबर थे। अगले ही सेकंड मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने चैनल पर एक विज्ञापन डाल दिया, 103 टन कीमती पत्थर जिसकी कीमत मैंने रखी 5 करोड़। जैसे ही ये खबर चैनल पर गई, वहाँ सन्नाटा छा गया। लोग दंग रह गए कि अभी खेल शुरू हुए कुछ ही देर हुई है और किसी के पास इतना बड़ा खजाना कैसे आ गया। मुझे तभी समझ आया कि अब पूरी दुनिया की नजरें मुझ पर टिकने वाली हैं। चैनल पर मेरा विज्ञापन देखते ही हड़कंप मच गया। लोग गुस्से और हैरानी से चिल्ला उठे, अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी किसी के पास 100 टन खनिज कहाँ से आ गया? क्या इसके ग्रह पर कोई आदिवासी या दुश्मन नहीं है जो इसे रोक सके? तभी एक लड़की ने अपनी तस्वीर के साथ मैसेज किया कि वो 20 साल की है और उसे ग्रुप में ज्वाइन कर ले। तभी किसी ने पुराने वाले परेशान लड़के को याद किया जो थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था कि उसे खाने और खनिजों की जरूरत है, लेकिन अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सिस्टम की आवाज गूंजी, आपके 103 टन खनिज बिक चुके हैं और आपके खाते में पूरे 5 करोड़ कॉस्मिक कॉइन्स आ चुके हैं। मुझे तभी समझ आया कि बिजनेस हो तो ऐसा। लेकिन उस खुशी के ठीक अगले ही सेकंड मेरे सामने एक लाल रंग की चेतावनी चमक उठी। सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि 1 घंटे पहले उत्तरी इलाके में एक भयंकर जंग छिड़ गई थी। उस युद्ध का असर अगले 3 दिनों के भीतर पूरे इलाके में फैल जाएगा और जब ऐसा होगा तो इस ग्रह की अपनी इच्छा यानी प्लेनेट विल बहुत ज्यादा भड़क जाएगी और वह मुझ पर जानलेवा हमला कर देगी। इस अनंत ब्रह्मांड में हर ग्रह के पास अपनी एक आत्मा या चेतना होती है। नियम के मुताबिक अगर आपको उस ग्रह का असली मालिक बनना है तो आपको उसकी इच्छा को हराकर उस पर काबू पाना ही पड़ता है। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में मैंने इसी डर से इस ग्रह को छोड़ा था, क्योंकि इसका गुस्सा बहुत खतरनाक था। एक बार जब इस ग्रह की चेतना पूरी तरह जाग जाती तो हार तय थी, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। मेरे पास मेरी अमर सेना और मेरा सिस्टम था। मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान ली कि इस बार मैं इस ग्रह को दिखाऊंगा कि इसका असली मालिक कौन है। मैंने बिना एक पल गवाए कमाए हुए पैसों में से 4 करोड़ कॉइन्स तुरंत अपने सिस्टम को चार्ज करने में लगा दिए। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो मालिक, आपने 2 बार चार्जिंग पूरी कर ली है और आपको एक नीला जादुई बक्सा यानी ब्लू ट्रेजर चेस्ट मिला है। मुझे लगा मामला अब सच में रोमांचक होने वाला है। सामने नीला बक्सा अब भी बंद पड़ा था। मैंने पहले उसी को खोलने का फैसला किया। जैसे ही ढक्कन उठा, सिस्टम की मशीनी आवाज मेरे कानों में गूंजी, बोला कि मुझे 5000 नए कंकाल सैनिक मिल गए हैं। 5000 सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत हिसाब चलने लगा। पिछली सेना जोड़ने पर अब मेरे पास पूरे 5500 कंकाल सैनिक हो चुके थे। मुझे समझ आ गया कि अब आने वाले दिनों में मैं तेजी से इस पूरे ग्रह को अपने कब्जे में ले सकता हूँ। तभी मेरी नजर दूसरे बक्से पर गई जो बैंगनी रंग का था। मैंने बिना देर किए उसे भी खोल दिया। सिस्टम ने फिर बताया कि मुझे एक खास पर्सनल स्किल मिली है जिसका नाम था डैमेज ट्रांसफर। इसका मतलब यह था कि अब जब भी मुझे कोई चोट लगेगी वो चोट अपने आप मेरे कंकाल सैनिकों में बंट जाएगी। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मुझे लगा कि यह
स्किल तो सच में बहुत खतरनाक है। जब तक मेरे कंकाल सैनिक जिंदा हैं, तब तक मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मतलब अब मैं लगभग अमर हो चुका था। मैंने तुरंत अपना पर्सनल पैनल खोलकर देखा। वहाँ लिखा था कि मेरे इन्फेक्शन वाले शरीरों की गिनती अब 50 अरब तक पहुँच चुकी थी। रफ्तार ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे मालूम था कि यह अभी बस शुरुआत थी। मेरे बायो कंकाल सैनिकों के पास एक खास ताकत थी, वो जिसे भी छूते उसे भी इन्फेक्ट कर देते। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन्फेक्ट हुआ हर इंसान भी आगे किसी और को इन्फेक्ट कर सकता था। यह जंजीर की तरह फैलता ही जा रहा था। मुझे तभी समझ आया कि इस रफ्तार से तो पूरे ग्रह को अपने कब्जे में लेना बस कुछ ही दिनों की बात रह गई थी। मैंने पीछे खड़े अपने सेनापति शियाओबो की तरफ देखा। उसने बस सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने साफ शब्दों में आदेश दे दिया कि अगले कुछ दिन पूरी सेना खनिज खोदने और इलाके बढ़ाने में लगे। जो भी रास्ते में रुकावट बने उसे रास्ते से हटा दिया जाए, जो हमारा विरोध करे उसे खत्म कर दिया जाए। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेरी सेना लगातार आगे बढ़ती रही, जमीन पर कब्जा करती रही। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी और घमंड से भरी आवाज हवा में गूंज उठी। सामने खड़ा एक अजनबी ग्रहस्वामी मुझे घूर रहा था। उसने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मेरे पास बस इतनी ही ताकत है तो आज वो खुद मुझे यहीं खत्म कर देगा। उसने आगे यह भी जोड़ा कि पूरा समुद्र उसके कब्जे में है और मुझे शायद यह पता होगा कि जमीन के जीव कभी समुद्री ताकत के आगे नहीं टिक पाते। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन डर की वजह से नहीं। यह तो मेरे दिमाग में एक नया मौका चमक उठने की वजह से था। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया कि बात तो सही है, लेकिन एक चीज उसे नहीं पता। मैं तो बहुत समय से यही सोच रहा था कि समुद्री जीवों को कैसे इन्फेक्ट किया जाए, और अब जब वो खुद चलकर मेरे सामने आ गया था तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता था। सामने खड़ा वो दुश्मन पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि मेरा कंकाल जनरल उसे कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे बस हंसी आ रही थी। उसे घमंड था कि ये पहाड़, ये जंगली जानवर और इस जमीन पर रहने वाले करोड़ों जीव उसके इशारों पर नाचते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरी संक्रमण वाली ताकत ने खेल बदल दिया है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि इस गहरे समुद्र पर भी मेरा ही राज होगा। मैंने अपनी फौज को हुक्म दिया, जाओ और सब कुछ निगल जाओ। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजने लगी। मेरे ग्रह पर कब्जे का लेवल बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा था। 55%, 61%, 69% और अगले ही सेकंड में 75% ग्रह का मालिक बन चुका था। मैंने उस हारते हुए दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि अब तुम ये ग्रह खो चुके हो। मेरी अरबों की फौज के सामने अब तुम्हारी हार पक्की है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। उस पल उस ग्रह की आत्मा यानी प्लेनेट विल का घमंड पूरी तरह टूट गया। वो रुआसा होकर बोलने लगा कि उसे बनने में करोड़ों साल लगे थे और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी बुरी तरह हरा देगा। लेकिन मुझे उसके इस पछतावे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि अब उसका नाटक खत्म हो चुका था। मुझे तभी समझ आया कि इस ग्रह को पहले कोई स्टार लॉर्ड क्यों नहीं चुनता था। इसकी चेतना बहुत ज्यादा जिद्दी और ताकतवर थी। भले ही अभी मैं 75% हिस्से पर कब्जा कर चुका था, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाना अभी मुमकिन नहीं था। पर मैंने खुद से वादा किया कि जैसे ही मेरा कब्जा 100% होगा, मैं इस ग्रह की मर्जी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतने में सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी बची हुई पावर का इस्तेमाल करके फिर से चार्ज करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। अगले ही सेकंड मुझे एक और नीला बक्सा मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला, मुझे कंकाल फ्यूजन यानी हड्डियों के ढांचों को आपस में जोड़ने वाली एक जादुई शक्ति मिली। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने सोचा कि जब किस्मत साथ दे रही है तो रुकना कैसा। मैंने सिस्टम को फिर से चार्ज किया और इस बार मुझे एक बैंगनी रंग का बक्सा मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला, उसके अंदर से एक चमकता हुआ पत्थर निकला जिसे स्टार सोल क्रिस्टल कहते हैं। मुझे तभी समझ आया कि ये कितनी कीमती चीज है। नियम के हिसाब से किसी ग्रह की आत्मा पर कब्जा करने के लिए आपको उसे 100% जीतना पड़ता है, लेकिन इस क्रिस्टल की मदद से मैं ये काम अभी के अभी शुरू कर सकता था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी सिस्टम ने बताया कि अभी भी थोड़ी पावर बची है, तो मैंने एक आखिरी बार फिर से चार्ज किया। एक और बैंगनी बक्सा खुला और इस बार उसमें से अनडेड एनहांसमेंट लिक्विड निकला। ये मुर्दों की ताकत बढ़ाने वाली एक जादुई दवा थी। मैंने बिना देर किए वो बोतल अपने वफादार जनरल शियाओबो को दे दी। जैसे ही उसने वो दवा पी, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगी। उसकी ताकत, फुर्ती और दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। सिस्टम ने मुझे बताया कि शियाओबो अब एक मामूली कंकाल नहीं बल्कि एक हीरो यूनिट बन चुका है। उसकी नई ताकत देखकर उस पल मेरी सांस तक अटक गई। इतने में मैंने अपना चैटिंग चैनल खोला ताकि देखूं दुनिया में क्या चल रहा है। वहाँ तो चीख पुकार मची थी। मेरे क्लास के कई साथी रो रहे थे क्योंकि उनकी पूरी सेना को उनके ग्रह की आत्मा ने कुचल दिया था। कुछ लोग
तो पूरी तरह हार मान चुके थे और कह रहे थे कि अब वो वापस जाकर मजदूरी करेंगे। तभी कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि लिन शेन ने तो सबसे खतरनाक और मुश्किल ग्रह चुना था, वो तो पक्का अब तक हार चुका होगा और घर जाकर गाय भैंस चरा रहा होगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत मैसेज किया कि मैंने अपने ग्रह की आत्मा को हरा दिया है और उसे जंजीरों में जकड़ लिया है। मेरी ये बात पढ़ते ही पूरा ग्रुप हंसने लगा। वो सब चिल्लाकर कहने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा नया खिलाड़ी इतनी बड़ी ताकत को हरा सकता है। लेकिन तभी शियाओबो की नई ताकत के आंकड़े मेरे सामने आए और मुझे समझ आया कि अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरी फौज ही काफी है। मैंने शियाओबो की नई ताकत और उसके बढ़ते दिमाग को देखा तो मैं सच में दंग रह गया। बुद्धि बढ़ने का नतीजा साफ दिख रहा था। मैंने उसे एक नया और दमदार नाम दिया, कंकाल जनरल यूबू। अब वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा नहीं था, वो मेरा सबसे महान सेनापति बन चुका था। उसने कुछ नया बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज मुझे थोड़ी अजीब लगी। मैंने उसे तुरंत चुप कराया और हुक्म दिया कि वो 100 कंकाल सैनिकों को अपने साथ ले जाए और खदानों से मिले कीमती पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक हथियार तैयार करे। यूबू के जाने के बाद मुझे लगा कि अब वो काम करने का वक्त आ गया है जिसका इंतजार मैं कब से कर रहा था। मुझे इस ग्रह की स्टार सोल यानी इसकी असली आत्मा को जगाना था। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो ये पूरा ग्रह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। इसके बाद अगर ये ग्रह मुझ पर हमला करने की कोशिश भी करे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्टार सोल को जगाने का सबसे जरूरी तरीका ये था कि मैं इस दुनिया की हर एक चीज को महसूस करूं। मुझे अपनी चेतना को इस पूरे ग्रह के साथ जोड़ना था। जैसे जैसे इस दुनिया के कण कण की ताकत और यहाँ के जीवों का विश्वास मुझ में समाने लगा, उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे महसूस हुआ कि पूरा ग्रह मेरे अंदर समा रहा है। मैंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और मन ही मन चिल्लाया, स्टार सोल अब मेरे वश में आ जा। इतने में चैटिंग चैनल पर अभी भी लोग मेरा मजाक उड़ाने में लगे थे। वो कह रहे थे कि लिन शेन तो बस फेंक रहा है। उनका मानना था कि किसी भी नए खिलाड़ी के लिए 1 महीने के अंदर अपने ग्रह की आत्मा पर कब्जा करना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी और सुनहरी घोषणा सबके सामने चमकी। लिन शेन पहले ऐसे स्टार लॉर्ड बन चुके हैं जिन्होंने अपने ग्रह की स्टार सोल को सफलतापूर्वक जगा लिया है। ये खबर देखते ही पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लोग पागलों की तरह मैसेज करने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। जिस खतरनाक ग्रह को किसी ने छूने तक की हिम्मत नहीं की थी, वहाँ लिन शेन ने सबसे पहले जीत हासिल कर ली। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ये जरूर कोई और लिन शेन होगा, पर मुझे पता था कि अब मेरी जीत की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने वाली है। जैसे ही लोगों ने मेरे ग्रह का यूनिक नंबर देखा, उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये मैं ही हूँ, वही लिन शेन जिसे वो सब अब तक बेकार और कमजोर समझ रहे थे। चैनल पर जो लोग अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अगले ही सेकंड वो पलटी मार गए। उनमें से एक लड़का जो थोड़ी देर पहले मेरी बुराई कर रहा था, अब अचानक मेरा सबसे बड़ा चमचा बन गया। वो कहने लगा कि वो मेरा वफादार छोटा भाई है और मैं जो कहूँगा वो वही करेगा। तभी एक दूसरे लड़के ने उसे डांटा कि जब लिन शेन भाई मुसीबत में थे तब तो तुम उनका मजाक उड़ा रहे थे और अब उनकी कामयाबी देखकर मक्खन लगा रहे हो। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे मजा भी आने लगा। मैंने उस चमचागिरी करने वाले लड़के से कह दिया कि तुम्हारी बातें अच्छी हैं, इसलिए मैं तुम्हें कम दाम में 10 टन खनिज बेच दूंगा। वो तो खुशी के मारे पागल हो गया और मुझे बार बार धन्यवाद कहने लगा। लेकिन मेरा ध्यान अब इस बेकार की चैटिंग से हटकर अपनी नई शक्ति पर था। स्टार सोल को जगाने के बाद अब मैं इस ग्रह का असली भगवान बन चुका था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी कंकाल सेना और जितने भी जीवों को मैंने संक्रमित किया था, वो सब अब सीधे मेरे दिमाग से जुड़ चुके थे। मुझे तभी समझ आया कि अब मुझे किसी जासूसी की जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट के अंदर पूरे ग्रह का चक्कर लगा सकता था और कहीं भी देख सकता था। अब ये पहाड़ में था, ये समंदर में था और यहाँ तक कि इस जमीन पर रेंगने वाला छोटा सा कीड़ा भी मैं ही था। अब इस पूरी दुनिया का मालिक सिर्फ मैं था। तभी मेरी नजर अपने सबसे वफादार सेनापति यूबो पर पड़ी। मैंने अपनी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे आदेश दिया कि आज से मैं उसे इंसानों की तरह बोलने की ताकत देता हूँ। यूबो ने अपना मुंह खोला और बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से पहले कुछ अजीब सी खुरखुरी आवाजें निकली। मुझे लगा कि शायद उसे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब मेरी ये सेना और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। यूबो ने जब अपना मुंह खोला तो मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो सच में बोल पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो बिल्कुल किसी देहाती पहलवान की तरह जोर जोर से बोल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, ये आवाज ऐसी क्यों है। उसने बड़े मजे से जवाब दिया कि उसे खुद नहीं पता,
पर उसे बोलने में बहुत मजा आ रहा है। मैंने अपनी हंसी रोकी और उससे काम के बारे में पूछा। मैंने उससे पूछा कि उसकी वो जादुई कुल्हाड़ी फंगतियान हुआजी का काम कहाँ तक पहुँचा। यूब ने बड़े गर्व से बताया कि खनिज पिघलाए जा रहे हैं और बस 3 दिन की बात है, फिर वो अपने इस विशाल हथियार से दुश्मनों की ऐसी धुलाई करेगा कि वो रोने लगेंगे। मुझे उसकी बातों से समझ आया कि वो अब एक सच्चा और खौफनाक सेनापति बन चुका है। तभी पूरे आकाश में एक तेज गूंज सुनाई दी और सिस्टम की चेतावनी चमकने लगी। 3 दिन बाद अंतरिक्ष के 100 ऐसे ग्रह हमसे जुड़ने वाले थे जिनका कोई मालिक नहीं था। सिस्टम ने बताया कि ये नए खिलाड़ियों के लिए लूटपाट करने और संसाधन इकट्ठा करने का सुनहरा मौका है। ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से ये रास्ता इसलिए खोला जा रहा था ताकि हम जैसे नए लोग जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकें। मुझे तभी समझ आया कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अपनी सभ्यता को और भी विशाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। मैंने यूबो की तरफ देखा और उसे कड़ा आदेश दिया कि 3 दिन के अंदर तुम्हारा वो विशाल हथियार हर हाल में तैयार होना चाहिए। साथ ही मैंने अपनी बाकी कंकाल सेना को हुक्म दिया कि अब खुदाई बंद करो और ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना शुरू करो। हमें अब युद्ध के लिए तैयार होना था। लेकिन जब मैंने अपना चैटिंग चैनल खोला तो वहाँ सब घबराए हुए थे। लोग कह रहे थे कि कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कोई कह रहा था कि अभी तो उन्होंने अपने ग्रह की मुसीबतें ही ठीक से नहीं झेली और ये नया चैलेंज आ गया। डर के मारे ज्यादातर लोग वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मुझे लगा मामला अब सच में रोमांचक होने वाला है। जहाँ सब डर रहे थे वहीं मैं अपनी जीत की तैयारी कर रहा था। बाकी लोग डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई, अपने ग्रह के संसाधन तो मेरे पास सुरक्षित हैं ही, उन्हें तो मैं बाद में भी निकाल सकता हूँ। लेकिन इन लावारिस ग्रहों पर लूटपाट करने का ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक शानदार बोनस की तरह था जिसे गंवाना बेवकूफी होती। तभी मेरे सामने चुनाव करने के लिए 3 मुख्य ग्रह आए। पहला ग्रह जिसका सिविलाइजेशन लेवल सिर्फ 0.5 था, जो बहुत कमजोर था। दूसरा ग्रह लेवल 1.0 का था, जहाँ बहुत ज्यादा संसाधन थे। मुझे तभी याद आया कि पिछले जन्म में शुयाओ ने इसी ग्रह को चुना था और वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। लेकिन मेरी नजर तीसरे विकल्प पर टिकी थी, जिसका सिविलाइजेशन लेवल 1.2 था। ये उन 100 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक था। मैंने तय किया कि अपनी कंकाल सेना की असली ताकत आजमाने के लिए यही सबसे सही जगह है। अगले ही सेकंड अंतरिक्ष में एक विशाल रास्ता यानी स्पेस पोर्टल खुल गया। ल्यूबो अपनी पूरी फौज के साथ शान से खड़ा था। उसने कड़क आवाज में मुझसे पूछा कि क्या हम कूच करने के लिए तैयार हैं? मैंने बिना देर किए उसे आदेश दिया, आक्रमण। उसी पल सिस्टम की स्क्रीन पर नई जानकारी चमकने लगी। मेरे अपने ग्रह पर संक्रमण इतनी तेजी से फैला था कि अब बड़े बड़े दानवों से लेकर छोटे छोटे कीड़ों तक सब मेरी कंकाल सेना का हिस्सा बन चुके थे। ब्रह्मांड की शक्तियों ने अब मेरी तरक्की पर गौर करना शुरू कर दिया था और मेरा सिविलाइजेशन लेवल अब बढ़कर लेवल 1 हो चुका था। मुझे लगा कि जब किस्मत इतनी मेहरबान है तो क्यों न एक बार फिर हाथ आजमाया जाए। मैंने अपनी बची हुई ऊर्जा से सिस्टम को चार्ज किया और लॉटरी निकाली। अगले ही सेकंड मुझे इनाम मिला, 99,999 नए बायोकेमिकल कंकाल सैनिक। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मेरी फौज अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुकी थी। अब मेरे पास 1,05,000 से ज्यादा जिंदा मुर्दों की एक विशाल फौज थी। जैसे ही मैंने पोर्टल को पार किया, मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया। ये लेवल 0.5 का एक ग्रह था, लेकिन ये इतना खूबसूरत था कि इसे देखकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। चारों तरफ हरी घास और नीला आसमान देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी कविता की दुनिया में आ गया हूँ। तभी मुझे दूर कुछ भेड़ और गाय दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल मेरा भ्रम टूट गया। वो कोई मामूली जानवर नहीं थे, बल्कि आधे इंसान और आधे सांड जैसे दिखने वाले खौफनाक दानव थे। उन्होंने मुझे देखते ही गुस्से में डकार मारी और चिल्लाकर कहा कि मैं एक घुसपैठिया हूँ और वो मुझे मार डालेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हमला उन्होंने शुरू किया है तो अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने ल्यूबो को इशारा किया और उसने गरजते हुए अपनी सेना को हमले का हुक्म दे दिया। ल्यूबो ने बड़े गर्व से कहा कि आज से इस युद्ध के मैदान का इकलौता राजा मैं हूँ। मेरी कंकाल सेना उन पर काल बनकर टूट पड़ी। युद्ध चल ही रहा था कि तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने बताया कि उसे पास ही एक हरी गुफा मिली है जो कीमती हरे पत्थरों से भरी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत उसे माइनिंग कैप्टन बना दिया और 5,000 सैनिकों को खुदाई के काम पर लगा दिया। इतने में एक और अजीब बात हुई। एक कंकाल
कंकाल मेरे पास आया और मुझे एक फूल देने लगा। पहले तो मुझे लगा कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, मैंने तो इनकी बुद्धि बढ़ाई थी, फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। मुझे लगा मामला कुछ और है। तभी मैंने गौर से देखा और मुझे समझ आया कि वो कोई मामूली फूल नहीं था, वो घाव भरने वाली एक बहुत ही कीमती जड़ी बूटी थी। मुझे लगा अब तो सच में मेरी लॉटरी लग गई है। ये पौधे बाजार में बहुत महंगे बिकते थे। मैंने तुरंत उस कंकाल को भी फ्लावर कैप्टन बना दिया और उसे और भी पौधे ढूंढने के काम पर लगा दिया। मुझे महसूस हुआ कि ये ग्रह हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। मैंने 5000 कंकालों को उन कीमती जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के काम पर लगा दिया। वो पागलों की तरह काम कर रहे थे। तभी मैंने अपना चैटिंग चैनल खोला और वहाँ का नजारा देखकर मुझे हंसी आ गई। लोग बुरी तरह डरे हुए थे। अचानक उस स्क्रीन पर एक ग्रह का निशान तेजी से चमकने लगा, जिसका मतलब था कि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। चैनल पर मौजूद लोग चिल्ला रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। पोर्टल खुले अभी 3 घंटे भी नहीं हुए और किसी ने पूरा ग्रह ही जीत लिया। उन्हें ये सब जादू जैसा लग रहा था। कोई चिल्ला रहा था कि उसे उस खिलाड़ी का नाम जानना है जिसने ये कारनामा किया है। तभी सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुबारक हो, आपने इस लावारिस ग्रह के 57% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सिस्टम ने मुझसे ग्रह का नाम रखने को कहा। मैंने बिना सोचे इसका नाम अनडेड बेस रख दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी ताकत अब और भी तेजी से बढ़ रही है। मेरे पास काफी ऊर्जा जमा हो चुकी थी, इसलिए मैंने फिर से सिस्टम को चार्ज करना शुरू किया। पहले चार्ज पर मुझे एक नीला बक्सा मिला, जिसमें से 1000 नए कंकाल सिपाही निकले। मैंने फिर से चार्ज किया और इस बार 10 बोतलें जादुई दवा निकली। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मुझे एक बैंगनी बक्सा मिला। उसके अंदर से स्टार स्लैशर तलवार चलाने का एक बहुत ही खतरनाक हुनर निकला। मुझे तभी समझ आया कि ये हुनर जैसे जैसे पुराना होगा, इसकी ताकत और भी बढ़ती जाएगी। उसी पल ब्रह्मांड के नियमों ने मुझे एक खास इनाम दिया, क्योंकि मैं इस नई दुनिया में सबसे पहले कब्जा करने वाला स्टार लॉर्ड था। मुझे एक सिला क्रिस्टल और एक प्लेनेट शील्ड मिली। मैंने तुरंत सिला क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और अगले ही सेकंड मेरे ग्रह का लेवल बढ़कर 1.3 हो गया। अब मेरा ग्रह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आधुनिक बन चुका था। इसके बाद मैंने प्लेनेट शील्ड को भी चालू कर दिया। अब मेरा ग्रह एक अभेद्य कवच से घिरा हुआ था, जो न तो किसी बाहरी हमले से डरता था और न ही किसी उल्कापिंड से। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित था। तभी मुझे समझ आया कि सिस्टम ने मुझे कोई मामूली चीज नहीं दी है, रिसोर्स रिंग। इसकी ताकत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दोनों ग्रहों पर सामान और संसाधन फिर से बनने की रफ्तार अब 1500% तक बढ़ गई थी। मुझे तभी समझ आया कि अब मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। अगले ही सेकंड मैंने ल्यूबू को अपने पास बुलाया। वो तुरंत मेरे सामने हाजिर हुआ और मेरे आदेश का इंतजार करने लगा। मैंने उसे साफ हुक्म दिया कि 1000 कंकाल सैनिकों को इसी ग्रह पर छोड़ दो। उनका काम सिर्फ संक्रमण फैलाना था और उन्हें तब तक नहीं रुकना था जब तक कि ये पूरी दुनिया 100% मेरे कब्जे में न आ जाए। ल्यूबू ने पूरे जोश के साथ मेरा आदेश मान लिया। तभी मेरी नजर उन सांड जैसे दानवों के शरीर से गिरे हुए मांस पर पड़ी। वो अब कंकाल बन चुके थे, लेकिन उनका मांस बिल्कुल ताजा और कीमती था। मैंने सोचा कि इतना सारा कीमती सामान बेकार नहीं जाना चाहिए। उसी पल मैंने मार्केट में सेल लगा दी, हजारों टन ताजा बीफ। जैसे ही मैंने ये विज्ञापन डाला, पूरे चैटिंग चैनल पर कोहराम मच गया। लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे कि लिन शेन वापस आ गया है। हजारों टन मांस एक साथ बेचना कोई मामूली बात नहीं थी। सबको पक्का यकीन हो गया कि जिस लावारिस ग्रह को सबसे पहले जीता गया है, उसका असली मालिक मैं ही हूँ। लोग मुझे अब इस साल का सबसे बड़ा सितारा मानने लगे थे, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस तरक्की पर कुछ बहुत बड़े और खतरनाक लोगों की नजर पड़ चुकी है। बाद में मुझे पता चला कि कहीं दूर बैठकर एक बहुत ही अमीर और रईस खानदान का बूढ़ा आदमी और उसका पोता मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि मुझ जैसा साधारण छात्र अगर इतनी जल्दी ग्रह जीत सकता है तो भविष्य में मेरी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। वो मुझे अपने परिवार के लिए एक मोहरे की तरह देख रहे थे। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब बड़े बड़े खिलाड़ी मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। मेरे 2 ग्रहों की बात अब पूरे मुख्य संसार में फैल चुकी थी। मुझे इसका अंदाजा तक नहीं था कि दूर बैठे कुछ बड़े परिवार मुझ पर लगातार नजर रखे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि उसी दौरान एक रईस हवेली में बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा किसी रिपोर्ट को गौर से देख रहा था। उसका पोता उसके पास आया और थोड़ी हैरानी से बोला कि इतने कम समय में एक इंसान ने पूरा एक ग्रह जीत लिया।
ये ताकत सच में ध्यान देने लायक है। उसने दादाजी से पूछा कि क्या अब दिया जलाया जाए। बूढ़े आदमी ने बिना देर किए बस इतना कहा, जला दो। अगले ही पल पोता चौंक गया। उसने जोर से कहा कि ब्रह्मांड लाइट हाउस खुद ब खुद जल उठा है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ब्रह्मांड लाइट हाउस चीज क्या है। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा कि लगता है स्कूल में उसका ध्यान कहीं और रहता था। बाद में मुझे इस पूरी बात का मतलब समझ आया। इस दुनिया में कुल 4 बड़े धनी परिवार हैं, जो पूरे मुख्य संसार की 95% दौलत को अपने हाथों में रखते हैं। हर साल ये चारों परिवार नए और होनहार लोगों पर नजर रखते हैं। जैसे ही उन्हें कोई काबिल इंसान दिखता है, वो अपनी तरफ से एक रक्षक दिया जला देते हैं, ताकि साफ पता चले कि उन्होंने उस इंसान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ये बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर कहे सच है कि अगर किसी को एक भी रक्षक दिया मिल जाए तो उसका आने वाला कल रोशन समझो। और मेरे मामले में तो हद ही हो गई थी। मुझे एक साथ 3-3 रक्षक दिए मिल चुके थे। सिर्फ 4 परिवारों में सबसे ऊपर बैठे झाओ खानदान ने अभी तक मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाकी 3 बड़े परिवारों की नजर एक साथ मिल जाना ही इतना बड़ा सम्मान था कि हर कोई इस पर रश्क करता। ये है कौन? दूर कहीं किसी की आवाज में हैरानी खुली हुई थी। कोई फुसफुसाया कि दिल तो कर रहा है ऐसे इंसान के पैर पकड़ लूं, उसके आगे झुक जाऊं। मुझे उस वक्त इस सब की खबर नहीं थी। मैं अपने ही ग्रह पर खड़ा था। तभी एक अजनबी लड़की मेरे सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में गुस्सा और ठंडक दोनों एक साथ झलक रहे थे। मुझे तुरंत शक हुआ कि ये यूं ही नहीं आई। मैंने उससे सीधा पूछा कि क्या वो यहाँ मरने के इरादे से आई है। उसने बिना डरे जवाब दिया, आप शायद गलत समझ रहे हैं, मैं आपको मारने आई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग जोर से हंस पड़े। एक आदमी हंसते हंसते बोला कि उसे तो हंसी ही आ गई। इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बड़ी बात कैसे कह गई। उसी पल एक और गुंडा उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला कि लड़की तो सच में खूबसूरत है। वो अपने सरदार की तरफ मुड़ा और मीठी आवाज में बोला कि उसे एक औरत की कमी है, इसलिए ये लड़की उसे सौंप दी जाए ताकि वो उसे अच्छे से सजा दे सके, तड़पा सके। उसकी वो बात सुनते ही मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मुझे गुस्सा आया, पर उससे पहले ही मेरे एक पहरेदार की आवाज गूंज उठी। उसने बहुत सख्ती से चिल्लाकर कहा, बदतमीजी बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टार लॉर्ड के सामने ऐसी गुस्ताखी करने की। अगले ही सेकंड उसकी तलवार म्यान से बाहर निकली और हवा में चमक उठी। उसने आकाशगंगा तलवार बार चला दिया। मेरी सांस तक अटक गई। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी घबराहट झलकी। उसने बस इतना कहा, मैं तो, और उसकी बात वहीं अधूरी रह गई। मेरे पहरेदार की तलवार अभी भी हवा में कांप रही थी जब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ अजीब सी परछाइयां इधर उधर भागने लगी। ये क्या भूत जैसी चीज है, भागो भागो। किसी की डरी हुई आवाज गूंजी। मेरे पहरेदार ने बिना रुके गरजते हुए कहा कि जो भी स्टार लॉर्ड का हुक्म नहीं मानेगा वो बस मरेगा। तभी एक कमजोर सी आवाज गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। अगर छोड़ दोगे तो मैं ताउम्र तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। पहरेदार ने उसकी तरफ घिन भरी नजर से देखा और सख्ती से कहा कि उसका ये घिनौना रूप स्टार लॉर्ड के आसपास रहने लायक ही नहीं है, बल्कि उसे देखकर स्टार लॉर्ड और नाराज ही होंगे। अगले ही सेकंड उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। मैं अभी इस मंजर को समझ ही रहा था कि मेरा एक सैनिक तेजी से मेरे पास आया। उसने बताया कि उसने पूरी जांच कर ली है। इस ग्रह पर 57% आबादी गॉब्लिन नाम के प्राणियों की है और यही गॉब्लिन पूरे ग्रह पर राज करते हैं। मैंने पूछा कि बाकी के बारे में क्या पता चला। उसने बताया कि बाकी अलग अलग जातियां भी हैं, लेकिन सब की सब औरतें हैं। मुझे तभी समझ आया कि माजरा कितना खतरनाक है। उसने आगे बताया कि गॉब्लिन बेहद वासना से भरे हुए हैं और जब से उन्होंने इस पूरे ग्रह पर कब्जा किया, उन्होंने यहाँ के हर एक पुरुष को मार डाला। सिर्फ औरतों को अपने मनोरंजन के लिए जिंदा रखा गया। मुझे गुस्सा आया। मेरे अंदर से एक ही आवाज निकली, बहुत हो गया, मार डालो। मेरे सैनिक ने सिर झुकाकर हुक्म माना और तुरंत बड़ा प्लान शुरू कर दिया। बड़ा युद्ध घेरा खोलो, उसने आदेश दिया। विशाल तीरंदाज मशीनें तैयार हुई। चलाओ। तीर हवा में गूंजे। फिर धमाकेदार तीरंदाज मशीनें भी दागी गयी। किसी ने अनोखे तलवार पंख नाम का जबरदस्त वार चलाया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज आई, हुआ, जल्दी पीछे हटो। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। बाद में मुझे पता चला कि गॉब्लिनों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। एक गॉब्लिन ने घबराकर कहा कि इन औरतों की ताकत बेइंतहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सब खत्म हो जाएंगे। दूर खड़ी एक रहस्यमयी औरत की तरफ इशारा करते हुए किसी ने कहा कि वही इन सब की सरदार लगती है, क्योंकि उसने अब तक एक भी वार नहीं किया। उन्होंने ये मान लिया कि वो शायद कमजोर है, इसलिए आगे नहीं आ रही। उन्होंने
अपने 2 साथियों को आगे भेजा। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म का पालन होगा। उनके सरदार ने कहा कि दोनों मिलकर उस औरत को खत्म कर दें। दोनों हाँ कहकर तेजी से उसकी तरफ दौड़े, चिल्लाते हुए कि अब वो मरेगी। लेकिन उस औरत ने बड़े इत्मीनान से कहा, आखिर तुम आ ही गए। उन्होंने चौंक कर पूछा कि इसका मतलब क्या है। उसने शांत आवाज में जवाब दिया कि उसे तो बस उनका इंतजार था और वो बहुत देर से रुकी हुई थी। अगले ही पल कोई हैरानी से चिल्लाया, ये तो बहुत ताकतवर है। मुझे तभी समझ आया कि वो औरत अब तक चुप इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी ताकत कम थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इन जैसे लोगों पर हाथ उठाना अपनी शान के खिलाफ लगता था। हमला अभी शुरू ही हुआ था कि तभी दूर से किसी की आवाज में गुस्सा फूट पड़ा, साले हम फंस गए, जल्दी अभी के अभी पीछे हटो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, हमें जाल में फंसाया गया था। एक ठंडी बूढ़ी आवाज गूंजी, इतनी हिम्मत हमारी नस्ल पर हमला करने की। और उसी पल एक और भारी आवाज बोली, बुजुर्ग अब बाहर निकल आया है। उस बूढ़े गॉब्लिन ने घमंड से भरी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, जब से मैंने इस ग्रह पर राज करना शुरू किया है, आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई। आज तुम सब यहीं रुकोगे हमारे कबीले के मनोरंजन के लिए। मुझे गुस्सा आया, पर तभी उसकी बात पर एक तीखा जवाब आया, अकेले तुम? बूढ़ा हंसा और बोला, बेशक अकेला नहीं। उसने अपने पीछे इशारा करते हुए कहा, तमाशा देखना बंद करो, बाहर आ जाओ। एक एक करके कई और बूढ़े गॉब्लिन सामने आए। एक ने लालच भरी नजर से हमारी तरफ देखते हुए कहा, इतनी सुंदर लड़कियां हैं। दूसरा हंसते हुए बोला, पहले ही बता दूं, वो गुलाबी कपड़ों वाली औरत मुझे चाहिए। तीसरा तुरंत बोल पड़ा, ठीक है, फिर ये वाली मेरी। मेरे पास खड़ी एक शिष्या का खून खौल उठा। वो चिल्लाई, बदतमीजी बंद करो। और उसने अपना दूसरा वार चलाया, अनोखे तलवार पंख। फिर बिना रुके उसने आकाशगंगा तलवार वार भी दाग दिया। लेकिन बूढ़े गॉब्लिन बस हल्के से मुस्कुराए, जैसे किसी पुरानी खुजली को खुजा रहे हों। एक बोला, इतना काफी नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं। मेरा एक सैनिक हाफते हुए मेरे पास आया। उसने बताया कि इन बुजुर्गों की ताकत बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने पूरे कबीले की शक्ति एक साथ खींच सकते हैं। उसने कहा कि हमारे सारे तलवार वार उनके अंदर जाकर जैसे जलसा जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि अगर इन बुजुर्गों के होते हुए हमने लड़ाई जारी रखी तो नुकसान बहुत भारी होगा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। इतना कुछ पाकर भी इन बुजुर्गों की मौजूदगी में इस ग्रह को जीतना अब आसान नहीं रह गया था। मैंने खुद से कहा कि आगे लड़ते रहे तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए पीछे हट जाना ही सही रहेगा। पर सच कहूँ तो अंदर से मुझे यूं हार मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने अपनी दोनों शिष्याओं की तरफ देखा। मैंने आवाज में सख्ती के साथ प्यार भी मिलाकर कहा, तांग यू, तुम और लियू में दोनों ही तियान शाओ हो। तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे जरूरी चीज है बढ़ना, आगे सीखना। अगर लड़ाई यूं ही चलती रही और तुम दोनों में से किसी को चोट लग गई तो जो हम पाना चाहते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। सांग यू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है स्टार लॉर्ड, मैं समझ गई। फिर उसने पीछे मुड़कर सबको आवाज लगाई, सभी शिष्य पीछे हटो। हमारी पूरी टुकड़ी तेजी से पीछे हटने लगी। पीछे उन बूढ़े गॉब्लिनों की तीखी हंसी हवा में गूंजती रही, जैसे वो हमारी हार का मजा ले रहे हों। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि ये पीछे हटना सिर्फ शुरुआत थी, असली जंग अभी बाकी थी। पीछे हटते वक्त मेरे मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे बाद में पता चला कि जब हम पीछे हटे तो वहीं दूसरी तरफ हालात कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। बूढ़ा गॉब्लिन ठहाका लगाकर बोला था कि ये उसका अपना ग्रह है, कोई मनमर्जी से यहाँ आ जा नहीं सकता। उसने घमंड से कहा कि कोई भी उसे भोज निर्माता जैसी ताकत से रोक नहीं सकता, और यहाँ तक कि उस ताकत का 1,000वां हिस्सा भी इतना नुकसान पहुँचा सकता है। तभी किसी ने घबराकर पूछा, बुजुर्ग आप ठीक तो हैं? उसने जवाब दिया कि वो ठीक है और अभी से पालन गुफा खोल दी जाए। एक जवान गॉब्लिन ने डरते हुए कहा कि गुफा में मौजूद कबीले के लोग अभी पूरी तरह बड़े नहीं हुए। बूढ़े ने डांटते हुए कहा कि बकवास बंद करो, आज अगर इस औरत को जाने दिया गया तो भविष्य में वो जोर बदला लेने आएगी और तब जो नतीजा होगा वो सहन करना मुश्किल होगा। उसने आदेश दिया कि पालन गुफा अभी खोल दी जाए और उसने चेतावनी दी कि अब वो अपना पूरा नुकसान 10 लाख कबीले वालों में बांट देगा, कोई उसे हरा ही नहीं पाएगा। एक गॉब्लिन ने घिनौनी हंसी के साथ कहा कि इस छोटी सी लड़की को उसके हवाले किया जाए ताकि उसे अपने कब्जे में लेने के बाद वो उसे रोज तड़पा सके। उसने रात का उल्का तारा नाम का वार चलाया। बूढ़ा फिर चिल्लाया कि वो 10 लाख कबीले वालों में नुकसान बांट चुका है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता और
आज कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकलेगा, सब यहीं रहेंगे उसके कबीले के भोग के लिए। उसी घड़ी एक कमजोर होती आवाज धीरे से बोली, लिन शेन भैया, लगता है अब मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। वो आवाज शू याओ की थी। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आखिरी सांस जैसी बात मेरे कानों तक पहुंची, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत एक ही बार में झोंक दी। चकनाचूर मेरी आवाज गूंजी और सामने की पूरी दीवार टुकड़ों में बिखर गई। चारों तरफ हैरानी से भरी आवाजें उठीं। ये कौन है? मैंने बिना रुके गरजते हुए कहा। घुटनों के बल बैठ जाओ। मेरी आवाज में इतनी ताकत थी कि हवा तक कांप गई। शू याओ ने मुझे देखते ही धीमी सी आवाज में कहा, लिन शेन भैया। उसकी आंखों में राहत और आंसू दोनों एक साथ उतर आए। मुझे उसे उस हाल में देखकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, माफ करना शू याओ, मुझे पहुँचने में देर हो गई। बूढ़े गॉब्लिन ने गुस्से और डर से भरी आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? हमारे कबीले से उलझने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने ठंडी नजर से उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, पुराना कबाड़ यहाँ से चलता बंद। अगले ही सेकंड मेरा वार उस पर पड़ा और वो बूढ़ा गॉब्लिन वहीं ढेर हो गया। दूर खड़े किसी और गॉब्लिन ने चीख कर कहा, तुमने हमारे बुजुर्ग को मार डाला। उसकी आवाज में गहरा गुस्सा और सदमा था। मैंने बिना कोई देर किए अपने साथी की तरफ मुड़कर आदेश दिया, शू दोछेंग, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी पालन गुफाओं को पूरी तरह नष्ट कर दो। मेरे अंदर अब सिर्फ एक ही जज्बा था, इस पूरे कबीले को यहीं खत्म कर देना। मैंने खुद से कहा, मैं इसे मरने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी शू याओ ने पीछे मुड़कर घबराई आवाज में किसी और को चेतावनी दी, लिन शेन भैया, जल्दी यहाँ से निकलो, इन गॉब्लिनों की गिनती बहुत ज्यादा है। लड़ाई अभी थमी नहीं थी। मेरे एक साथी ने चेतावनी भरी आवाज में कहा कि ये गॉब्लिन अब भी अपने पूरे कबीले की ताकत एक साथ खींच सकते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक है। मैंने बिना डरे जवाब दिया, संख्या, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली संख्या किसे कहते हैं। मैंने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, ल्यूबो, स्टार लॉर्ड का हुक्म है, मारो, एक को भी मत छोड़ो। उसने तुरंत जवाब दिया, जी, और आगे की पूरी सेना की तरफ मुड़कर गर्जा, अगली टुकड़ी, मेरा हुक्म सुनो, बिना रुके हमला करते रहो जब तक दुश्मन खत्म न हो जाए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। कोई डर से चिल्लाया, नहीं, मरना नहीं है। एक और आवाज आई, मर जाओ। एक गॉब्लिन ने गुस्से में कहा, साले, इतना बदसूरत कौन है आखिर? तभी दूर से जवाब आया, अभी अभी तो तुम ही थे। एक गॉब्लिन ने हैरानी से पूछा, तब लोग इतने शांत क्यों हो गए? और उसी आवाज ने कहा, हाँ, वो मैं ही हूँ, पर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपना पूरा नुकसान 10 लाख कबीले वालों में बांट चुका हूँ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। पर अगले ही पल मेरा वार पड़ा और वो गॉब्लिन वहीं ढेर हो गया। दूर से किसी की घबराई आवाज आई, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? हमने तो नुकसान बांट ही दिया था। मैंने आगे बढ़ते हुए किसी और गॉब्लिन को देखा जो शू याओ की तरफ बुरी नजर से देख रहा था। मुझे गुस्सा आया। मैंने सख्ती से कहा, शू याओ की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और अगले ही सेकंड उसका भी वही अंजाम हुआ। शू याओ मेरे पास आई और हैरानी से बोली, लिन शेन भैया, तुम्हारा ये तलवार बार इतना डरावना कैसे है? और ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आत्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि सच में इस वार का आत्मिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके अंदर 2 ग्रहों की पूरी शक्ति समाई हुई है, इसलिए इसका असर थोड़ा ज्यादा ही होता है। शू याओ की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, लिन शेन भैया सच में कमाल के हो। फिर उसने प्यार से डांटते हुए कहा, पर तुम भी न हमेशा इतना जोखिम उठा लेते हो। इस ग्रह की शोहरत तो कब की तुम तक पहुंच चुकी है। तुम तो कभी की लेवल 1 की सीमा पार कर चुके हो, फिर भी सिर्फ 0.9 की उम्र में ही चुनौती लेने चले आए। अच्छा हुआ जो घंटी भैया साथ थे। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जहाँ भी जाना हो पहले तुम्हें बता दूंगा। उसने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है, समझ गई। उसकी बात सुनते ही मुझे एक पुरानी याद आ गई। बचपन में भी शू याओ मुझे यही नाम लेकर बुलाया करती थी, घंटी भैया। मुझे याद है एक दिन उसने मुझसे कहा था, घंटी भैया, शुक्रिया। मैंने हैरानी से पूछा था कि इतनी औपचारिकता क्यों दिखा रही है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरी बेशुमार बार मदद की है, क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन रहा है कि घंटी भैया ही दुनिया का सबसे काबिल इंसान है। उस याद ने मेरे दिल को अंदर तक छू लिया। जंग के इस मैदान में भी उस मासूम मुस्कान की याद ने मुझे एक पल के लिए सुकून दे दिया। लेकिन मुझे तभी समझ आया कि आराम करने का वक्त अभी नहीं आया था, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। शू याओ ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझसे कहा कि एक दिन मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा और सतरंगी घोड़े पर सवार होकर उसे लेने आऊंगा। उसकी ये प्यारी बात सुनकर मुझे मन ही मन थोड़ी हंसी आई। मैंने सोचा कि मेरे पास तो डरावने कंकालों की फौज है,
ये सतरंगी घोड़ा भला मेरे पास कहाँ से आएगा। लेकिन उस पल मेरी सांस तक अटक गई जब उसने मुझसे वादा मांगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपनी दुल्हन बनाने जरूर आऊंगा। मैंने भी उसकी आंखों में देखकर उसे पूरा यकीन दिलाया कि मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा। तभी शु याओ ने दुखी होकर बताया कि उसकी सेना बहुत ज्यादा स्मी हो चुकी है, इसलिए वो अब और आगे नहीं लड़ सकती। उसने मुझसे फिर से अपना वादा याद रखने को कहा और अपनी बची हुई सेना के साथ पोर्टल के जरिए वहाँ से विदा ली। जैसे ही वो गई मेरा ध्यान वापस जंग के मैदान पर गया। लियू बु ने गॉब्लिन कबीले का एक सैनिक खत्म कर दिया था। मैंने उसे सख्त आदेश दिया कि यहाँ 1000 कंकाल सैनिकों की टुकड़ी तैनात कर दो और जो भी अब भी सिर उठाने की कोशिश करे उसे उसी वक्त खत्म कर दो। लियू बु ने मेरा आदेश माना और अपनी सेना को तैनात कर दिया। अगले ही सेकंड सिस्टम ने मुझे बधाई दी। मैंने सफलतापूर्वक अपना तीसरा ग्रह जीत लिया था। मैंने उसका नाम अनडेड टाइड रखा। मुझे तभी समझ आया कि मैं इस ब्रह्मांड का पहला ऐसा योद्धा बन गया हूँ जिसने एक साथ दो लावारिस ग्रहों पर कब्जा किया है। इस बड़ी कामयाबी के लिए ब्रह्मांड के नियमों ने मुझे स्पेस ट्रेवल की गजब की शक्ति इनाम में दी। अब मैं अपने तीनों ग्रहों के बीच पलक झपकते ही कहीं भी आ जा सकता था। ये इतना तेज था कि मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में मुझे कुछ स्पेस एंकर और उल्कापिंड कवच भी मिले। ये एंकर मेरे ग्रहों को अंतरिक्ष के भयंकर ब्लैक होल और तूफानों से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर टिका देंगे ताकि वो कभी रास्ता न भटके। मुझे लगा मामला अब सच में बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। अब मैं सिर्फ एक स्टार लॉर्ड नहीं बल्कि एक साम्राज्य का मालिक था। जैसे ही मैंने तीसरे ग्रह पर अपनी जीत का झंडा गाड़ा पूरे चैटिंग चैनल पर कोहराम मच गया। अगले ही सेकंड स्क्रीन बैंगनी रंग की रोशनी से चमकने लगी। लोग पागलों की तरह बातें कर रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। अभी पोर्टल खुले सिर्फ 6 घंटे हुए थे और मैंने एक नहीं बल्कि 2 लावारिस ग्रह जीत लिए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये तीसरा ग्रह लेवल 1 की एक पूरी सभ्यता थी। लोग कहने लगे कि अब समझ आया कि बड़े बड़े रईस परिवार मुझ पर नजर क्यों रख रहे हैं। मैंने सोचा कि गॉब्लिन कबीले का इतना सारा मांस बेकार नहीं जाना चाहिए। मैंने तुरंत मार्केट में 10,000 टन गॉब्लिन मांस बेचने के लिए डाल दिया। मैंने साफ बता दिया कि ये मांस थोड़ा सख्त है और स्वाद में थोड़ा खट्टा है, लेकिन इसमें गाय के मांस से 7 गुना ज्यादा प्रोटीन है। जैसे ही ये खबर मार्केट में गई लोग टूट पड़े। कोई 200 टन खरीद रहा था तो कोई 500 टन। उनके ग्रहों पर खाने की बहुत कमी थी, इसलिए स्वाद से ज्यादा उनके लिए ताकत और पोषण जरूरी था। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कामयाबी की चर्चा अब बड़े महलों तक पहुंच चुकी है। बाद में मुझे पता चला कि झाओ परिवार का वो रईस बूढ़ा आदमी और उसका पोता अभी भी मुझे देख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी दंग था कि कुछ ही घंटों में मैंने एक के बाद एक 2 ग्रहों को धूल चटा दी थी। उसे समझ आ गया था कि मुझ में कुछ तो खास बात है। उस रईस आदमी ने अपने पोते से कहा कि अब वक्त आ गया है कि झाओ परिवार मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तभी उसके पोते ने झिझकते हुए अपने दादाजी से एक सिफारिश की। उसने कहा कि वो किसी लड़की को बहुत पसंद करता है और चाहता है कि उसके दादाजी इस रिश्ते के लिए बात करें। झाओ परिवार के उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर पूछा कि आखिर वो कौन से बड़े खानदान की बेटी है जिसे उसका पोता पसंद करता है। मुझे तभी समझ आया कि रईस परिवारों की अपनी ही अलग खिचड़ी पक रही थी और मैं अनजाने में उनके बड़े खेल का हिस्सा बनता जा रहा था। चैट में जो नाम उछला उसे सुनकर मुझे तभी समझ आया कि ये मामला अब और भी दिलचस्प होने वाला है। क्योटो के यून परिवार की लड़की का नाम यून शुयाओ था और वो इस बार की नई पीढ़ी की लड़की निकली। झाओ परिवार का बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखते हुए बहुत हल्के से बोल रहा था कि यून परिवार कोई बड़ा खानदान नहीं है, बस एक छोटा सा परिवार है। ऐसी छोटी बातों के लिए अब उसे खुद परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे युआन परिवार को खबर भेज देने को कह रहा था। उसके बाद बात और बड़ी हो गई। किसी ने चिल्लाकर कहा कि झाओ परिवार ने भी अब अपना दीप जला दिया है। ये सुनते ही पूरे चैटिंग चैनल में शोर मच गया। लोग कहने लगे कि लिन शेन आखिरकार झाओ परिवार की नजर में आ गया है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि एक नए खिलाड़ी ने सिर्फ आधे दिन में 4 बड़े परिवारों का ध्यान खींच लिया था। लोग उसे देखकर दंग थे और कुछ तो इतने उत्साहित हो गए कि कहने लगे अगर किसी तरह मैं लिन शेन के पास पहुंच जाऊं तो सारी जिंदगी की मौज हो जाएगी। तभी मैं तीसरे ग्रह की तरफ बढ़ा। इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मेरे मुर्दा सिपाही अभी भी उसके लिए काफी थे। मैं जानता था कि मेरा मृतकों का प्लान इस ग्रह पर भी काम करेगा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। कुछ ही पल में सिस्टम ने घोषणा कर दी कि वह लावा
लावारिस ग्रह भी मेरे कब्जे में आ चुका है। लेकिन उसी पल किसी ने गुस्से में कहा कि उसका शिकार मेरे हाथ से छिन गया। उसने खुद ही मान लिया कि उस ग्रह का पहले कोई मालिक था ही नहीं, बस वो थोड़ा देर से पहुंचा था। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी भी आई और थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि इतने बड़े ग्रह पर कब्जा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। फिर चैटिंग चैनल पर और जोर की हलचल मच गई। किसी ने पूछा कि इस बार नया खिलाड़ी कौन है जिसने इतना बड़ा ग्रह जीत लिया। लोग दबी आवाज में, फिर ज्यादा तेज आवाज में एक ही नाम बोलने लगे, लिन शेन। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दौर के 100 ग्रहों में से सबसे ताकतवर 3 ग्रहों में से एक पर भी किसी ने इतनी जल्दी कब्जा कर लिया। मैं चुपचाप सब सुन रहा था और मुझे तभी समझ आया कि अब मेरा नाम सिर्फ छोटे खिलाड़ियों में नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गजों तक पहुंच चुका है। चैट की आखिरी लाइन वहीं अटक गई जहां लोग पूछ रहे थे कि आखिर इस सबसे मुश्किल ग्रह को जीतने वाला कौन है। चैनल पर लोग कह रहे थे कि रेही जैसे बड़े अमीर खानदान पैसों के दम पर नए खिलाड़ियों को खरीद रहे थे ताकि वो दूसरे ग्रहों पर जाकर उनके लिए काम करें। मुझे ये सुनकर गुस्सा आया कि इस ब्रह्मांड में भी अमीर लोग अपनी मनमर्जी चला रहे थे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, पैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं पर सब कुछ नहीं। इतने में मुझे पता चला कि ये बड़े बड़े अमीर लोग भी उन 2 सबसे खतरनाक ग्रहों को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे जो इस इलाके में सबसे ऊपर थे। उन 100 ग्रहों में से एक के पास ऐसी जादुई ताकत और डिफेंस था जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, और दूसरा ग्रह तो इतना खौफनाक था कि वहाँ कदम रखते ही कोई भी जीव राख बनकर उड़ जाता था। मुझे लगा मामला अब सच में बहुत बड़ा है। मैंने सोचा कि अभी उन ग्रहों से उलझना मेरे लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। जो कुछ मुझे अब तक मिला था वो काफी था। मैंने फैसला किया कि अब घर लौटकर अपनी ताकत को और बेहतर तरीके से बढ़ाना ही सही होगा। उसी पल मैंने अपनी पूरी जीत की ताकत को सिस्टम में चार्ज कर दिया। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मुझे 3 नीले और 2 बैंगनी रंग के जादुई बक्से इनाम में मिले थे। मैंने धड़कते दिल से उन बक्सों को एक साथ खोला। मेरी आंखों के सामने स्क्रीन चमक उठी और मुझे मिले पूरे 2 लाख नए बायोकेमिकल कंकाल सैनिक। मेरी फौज अब और भी विशाल हो चुकी थी। लेकिन सबसे खास चीज तो एक छोटी सी बोतल थी जिसका नाम था पर्सनल एट्रीब्यूट लिक्विड। मुझे तभी समझ आया कि ये बोतल मेरे लिए कितनी जरूरी है। इस ब्रह्मांड में आगे चलकर एक स्टार लॉर्ड को सिर्फ अपनी सेना पर ही नहीं बल्कि खुद की ताकत पर भी भरोसा करना पड़ता है। अगर मैं अपने ग्रहों की असली शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मेरा खुद का शरीर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। मैंने उस बोतल को हाथ में लिया और महसूस किया कि अब मेरा असली सफर शुरू होने वाला है। मैंने उस छोटी सी बोतल को हाथ में घुमाया और अगले ही पल मुझे उसकी असली कीमत समझ आ गई। ये ताकत सिर्फ मेरे सैनिकों या मेरे ग्रहों के लिए नहीं थी, ये सीधे मेरे अपने शरीर पर लगने वाली थी। आमतौर पर ग्रहों से मिलने वाली बहुत सी शक्ति मेन वर्ल्ड में पूरी तरह काम नहीं आती, लेकिन ये एट्रीब्यूट लिक्विड उस कमी को सीधा भर देता था। मुझे तभी समझ आया कि अब मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी फौज की नहीं रहेगी, मैं खुद भी मैदान में उतरने लायक बनूंगा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिस्टम को कहा कि अब बाकी बक्से भी खोल दिए जाएं, खासकर बैंगनी वाले। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। उसने बताया कि मुझे 3 लिंक स्टोन मिले हैं। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। ये कोई छोटा इनाम नहीं था। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि सिस्टम ने मुझे इस बार बहुत ही दुर्लभ चीज पकड़ा दी है। लिंक स्टोन कोई आम सामान नहीं था, ये उस जोड़ने वाली शक्ति का जमा हुआ रूप था, उसी तरह की शक्ति जिससे इन 100 लावारिस ग्रहों को नए स्टार लॉर्ड्स के लिए जोड़ा गया था। बाद में मुझे पता चला कि ऐसी चीजें बहुत महंगी होती हैं और आसानी से मिलती ही नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे सामने वो सीधे पड़ी थी। अगर मेरी याद गलत नहीं थी तो बस सामने वाले की हाँ चाहिए होती है। उसके बाद चाहे ग्रह का मालिक पहले से हो, मैं उस ग्रह से भी लिंक बना सकता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में शू याओ का चेहरा चमका। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि आगे क्या खतरा आएगा ये कोई नहीं जानता था। अगर मैं उसके ग्रह से लिंक बना लूं तो मुसीबत पड़ते ही मैं तुरंत उसके पास पहुंच सकता हूं। ये सोचते ही मेरे अंदर एक अजीब सी राहत आई, लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं था। मैंने सिस्टम से कहा कि बाकी इनाम भी बताए जाए। अगले ही सेकंड सिस्टम ने एक और खबर दी। मुझे एक सभ्यता चुनने वाला खास गिफ्ट पैक मिला था। ये सुनते ही मैं सीधा चौकन्ना हो गया। सभ्यता का मतलब था नई ताकत, नया रास्ता और शायद मेरे पूरे सिस्टम का अगला बड़ा कदम। मैंने बिना देर किए वो पैक खोल दिया। अंदर 3 विकल्प थे। पहला था मौत दानव, दूसरा था पागल गुड़िया और तीसरा था आत्मा खाने वाला लिच। तीनों को देखते ही मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। सच कहूँ तो हर एक बहुत खतरनाक था। मौत दानव अपने नाम से ही डराने वाला था। पागल गुड़िया इतनी
इतनी अजीब और खौफनाक लगी कि कोई भी उसे देखकर घबरा जाए। लेकिन आत्मा खाने वाले लिच की ताकत, उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि असली राक्षस कौन है। मैंने मन ही मन तीनों का हिसाब लगाया। पागल गुड़िया मुझे बहुत लुभा रही थी क्योंकि उसका तरीका अलग था और उसका अटैक पागलपन से भरा हुआ लगता था। लेकिन मैंने खुद को तुरंत रोका। मुझे गुस्सा आया कि मैं एक पल के लिए भी दिखावे वाली चीज की तरफ खिंच गया। इस खेल में मजा नहीं, ताकत काम आती है और मेरे लिए अब सिर्फ एक ही नियम था, सबसे ऊपर सिर्फ पावर। इसलिए मैंने आखिरकार आत्मा खाने वाला लिच चुन लिया। मैंने ठंडी सांस छोड़ी और मन ही मन कहा कि मेरे रास्ते में अब जो भी आएगा उसे मैं सीधा ताकत